स्वागत है आप सभी का। तो नोबडी कैन चेंज हिस्ट्री इवन गॉड ऑल्सो बट हिस्टोरियन कैन। कोई भी इतिहास को नहीं बदल सकता है, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं, परंतु इतिहासकार इसको बदल सकते हैं। ये कोटेशन जो है यहाँ पर सबसे अच्छी फिट होती है, क्योंकि आज हम जिन दो व्यवस्थाओं के बारे में समझ रहे हैं वो काफ़ी कुछ इसमें बता देंगे। देखिए, जो दो टॉपिक अभी तक हमने छोड़ रखे हैं उनमें एक तो है हमारा हड़प्पा संस्कृति की शासन व्यवस्था और दूसरा है धार्मिक व्यवस्था। तो देखिए, सबसे पहले शासन व्यवस्था को समझेंगे और इसमें हम लोग काफ़ी कुछ ऐसा समझ पाएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि इतिहासकारों का क्या महत्व होता है या इतिहास का पर्सपेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए इतिहास शासन व्यवस्था क्या है। शासन व्यवस्था वहाँ पर कैसे रूल होता था या समाज और राज्य यानी सरकार के बीच में क्या रिश्ते थे, इनके बारे में क्या क्या टिप्पणी है। देखिए, तीन प्रमुख मत हैं, क्योंकि एक मत पर आना यहाँ संभव नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं इस चीज़ के, परंतु तीन मत हैं यहाँ पर। तीन मत में ही पूरा सब कुछ होगा और आप देखेंगे भी। देखिए, पहला मत जो है, कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति सामान्य थी। ठीक है, तो ये जो था ये एक अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें इसी हम लोग आजकल सामान्यतः एनार्की बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो राज्य होता है वो किसी के हाथ में भी नहीं होता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने भी बात कही थी कि एनार्की सिस्टम हो जाए। ठीक है, उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बात उसकी रहती है एनार्की की। तो इसमें क्या है कि समाज जो होता है बहुत अच्छा होता है, यानी कि वहाँ पर भ्रष्टाचार या इन तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो सभी लोग अपना जीवन जीते हैं और सभी लोग अपने तरीके से कार्य करते हैं और कोई का किसी पर बंधन नहीं होता है, लॉ नहीं होते हैं, क्योंकि लॉ वायलेशन पहले हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, तो जब कोई तरीके के नियमों का टूटना ही नहीं होगा तो फिर वहाँ पर सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं, सभी लोग एक समान थे, ये कुछ इतिहासकार मानते हैं। क्योंकि वहाँ पर कुछ भी साक्ष्य नहीं है तो फिर ये एक पहलू हो सकता है। ठीक है, दूसरा है हड़प्पा संस्कृति में कोई एक शासक नहीं था, परंतु एक से अधिक शासक थे। देखिए, अब इसको काफ़ी ज़्यादा लोग मान सकते हैं, परंतु इसके पीछे कोई ठोस कारण मुझे नहीं दिखा है अभी तक, क्योंकि मैंने कई शोध पढ़े हुए हैं, पर मुझे अभी तक इसका कोई ठोस कारण बहुत अच्छा नहीं दिखा है। तो देखिए, इसमें क्या है कि मानते हैं कि अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति बहुत दूर तक फैली हुई थी और अगर कोई एक शासक होता, ये इसका पक्ष है कि एक शासक होता अगर, तो शायद जानकारी उसके बारे में हमें अच्छी से मिलती। परंतु क्या है कि सभ्यता बहुत बड़ी थी, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग समझें कि आजकल उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, सभी जगह पर अलग अलग मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो उसी प्रकार से सभी जगह के अलग अलग शासक होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इतिहासकार मानते हैं। तीसरा जो सबसे ठोस मत है, अभी हाल ही में 2019 में एक बुक आई थी, काफ़ी उसमें अच्छा डिस्क्राइब किया गया था, वो एक शोध था। तो देखिए, उसमें क्या उसमें भी इसी बात को कहा गया था, हड़प्पा राज्य था, इतने बड़े आकार में फैलने के बावजूद पूरे क्षेत्र में समानता थी। ये कैसे प्रूव होता है ये भी समझिए। देखिए, इतिहासकार मानते हैं कि हम लोग अगर वहाँ की वस्तुएं देखें, नियोजित बस्तियां देखें, या ईंट का आकार जो 4:2 के अनुपात में था, या समाज की संरचना या जीवन निर्वाह के तरीके, ये सभी जो है इनमें काफ़ी समानता है। समानता से मतलब है कि जो चीज़ें यहाँ पर फॉलो की जा रही हैं या जो नियम यहाँ पर बने हुए हैं, जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो यहाँ से 10 किलोमीटर, वो 1000 किलोमीटर दूर भी लोग कर रहे हैं, 1,00,000 किलोमीटर दूर भी कर रहे हैं। हमने देखा कि धौलावीरा और सुतका गड्डोर में काफ़ी दूरी है, परंतु काफ़ी समानता मिलती हैं। तो इस प्रकार से इतिहासकार ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यहाँ पर जो है केंद्रीय शासन होता था, जैसे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम लोग लें तो भारत भी हालांकि एक अच्छा उदाहरण होगा, परंतु कई ऐसे देश होंगे जहाँ पर राज्यों को शक्ति नहीं होगी, वो देश इसके प्रमुख उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, अब जो है इसको हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर एक पहलू पर आना काफ़ी कठिन है। तो तीन पक्ष हैं। तो पहला पक्ष क्या है, मैंने आपको बताया कि जो है एनार्की सिस्टम होगा, जहाँ पर किसी का भी रूल नहीं होता है। दूसरा, या क्षेत्र विशेष के हिसाब से राजा होंगे। तीसरा जो है या फिर केंद्रीय का शासन होगा, यानी एक प्रमुख राजा होगा जिसके अंडर में पूरा सब कुछ काम चलता होगा। तो ये हम लोगों ने समझा। अब देखिए, धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यता के लिए मैंने अपने नोट्स भी लाए हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता को समझना काफ़ी कठिन है। इसके लिए मैं जब आपको बताऊं कि जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकेंगे। ठीक है, बहुत कम निष्कर्ष ऐसे हैं जो कि श्योर हैं बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल नोट्स को पढ़ना नहीं है, बताना है। देखिए, प्रकृति की पूजा का निष्कर्ष कैसे निकाला गया ये समझिए। देखिए, जो हड़प्पा था वहाँ पर एक औरत की यानी एक स्त्री की मूर्ति मिली, जिसके गर्भ से पौधा उगता हुआ दिखाया गया था। तो इस प्रकार से लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि, या इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि शायद प्रकृति की पूजा की जाती होगी, इसीलिए। और काफ़ी ऐसी मूर्तियाँ थी उस समय पर जो मिली
जिसमें इस प्रकार की यानी प्रकृति प्रदत्त या प्रकृति विशेष को बढ़ावा दिया गया था। कई प्रकार के हम लोग अभी वो भी देखेंगे, जब बाढ़ देखेंगे या फिर जब हम लोग मोहर देखेंगे तो भी उसमें हम इन चीज़ों को नोटिस करेंगे। उसके अलावा देखिए कुछ हाँ अनुष्ठान के चित्र मिलते हैं। देखिए अनुष्ठान के चित्रों में अगर हम लोग बात करें तो सामान्यतः मोहरों पर ज़्यादातर चित्र मिलते हैं। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मोहरों पर जिस प्रकार अनुष्ठानों का वर्णन किया गया था या लगातार इसको प्रमुखता से दर्शाया जा रहा था, उस प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ अनुष्ठानों का काफ़ी महत्व रहा होगा। और उसके अलावा हम लोग स्नानागार को भी देखते हैं कि इतना विशाल स्नानागार बनाया गया था, तो अनुष्ठानों का महत्व होगा, उनकी आस्था काफ़ी ज़्यादा होगी इसके प्रति। फिर है मोहनजोदड़ो में पेड़ पौधों को भी पाया गया है। तो पेड़ पौधों के भी निष्कर्ष निकलते हैं कि पेड़ पौधों से संबंधित मैंने आपको बताया एक मूर्ति मिली हड़प्पा की, ठीक है। आभूषणों से लदी एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी कहा गया है, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, वो तो आप सभी को पता होगा कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। एक आद्य शिव की पूजा की जाती थी, वो भी मैं भी समझा दूंगा यहाँ पर। कालीबंगन और लोथल जैसे क्षेत्रों में विशाल स्नानागार मिले हैं जो सामूहिक स्नानागार के बारे में, सामूहिक स्नान के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने नोट्स पर जाऊँगा, लेकिन उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, परंतु कंटेंट अच्छा है, ठीक है। रुक जाइएगा बिल्कुल। सॉरी, हाँ तो हम लोग अब आ चुके हैं अपने नोट्स पर। सॉरी, यहाँ पर धार्मिक व्यवस्था, जी बिल्कुल। हाँ, धार्मिक व्यवस्था को देखने वाले हैं हम लोग। तो देखिए धार्मिक व्यवस्था में मैंने जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं आप लोगों को, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। 17-18 लोग जुड़ चुके हैं अब तक, और इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। तो काफ़ी कम पॉइंट, लिमिटेड पॉइंट है, थोड़ा सा लैंड इसके जिसमें हॉरिजॉन्टल है, आप समझ लीजिएगा। तो मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको, बाकी ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की स्त्री की मूर्ति मिली है, जैसे मैंने आपको बता दिया है पहले ही। इसके अलावा ठीक है, उर्वरता की देवी समझकर उनको पूजा जाता होगा सामान्यतः। धौलावीरा में ये देखिए, ये पॉइंट जो मैं सबसे प्रमुखता से बताना चाह रहा था कि धौलावीरा में सीढ़ियों पर दीपक जलाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। दीपक जलाने के साक्ष्य मिले, इस पर मैंने बहुत डिटेल स्टडी नहीं की है, परंतु जो ये निष्कर्ष आता है काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा ये धर्मनिरपेक्ष जो सभ्यता थी, यानी कि धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर व्याप्त थी, जो आज का हमारा आदर्श हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जनसंख्या लगभग 50,000 थी, परंतु कब्रें मिली हैं वो यहाँ से कम है। तो इस प्रकार से ये भी हम लोग धार्मिक व्यवस्था में ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर शव दहन किया जाता होगा, ठीक है। धौलावीरा में हवन कुंड मिले, हाँ ये सब आपको याद कैसे होगा, ये भी मैं आज ही याद को ट्रिक से याद कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा। धौलावीरा और कालीबंगन से हवन कुंड मिले हैं जिसमें स्वास्तिक चक्र और ऊंट ओम के चित्र, जो ओम के चित्र मिलते हैं। इसके अलावा चक्र के भी चित्र मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको मोहर दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मोहर देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये मोहर देखिए, मोहर में मैं काफ़ी कुछ आपको बताने वाला था। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भौतिक चित्र हैं, यानी कि प्रकृति से प्रदत्त चित्र हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दर्शाया गया है। हर में जानवर, आप देखिए जानवरों का काफ़ी महत्व था। तो इसके अलावा ये देखिए स्वास्तिक का, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए स्वास्तिक के दोनों चित्र हैं। इसके अलावा ये देखिए गोल चक्र का चित्र मान सकते हैं आप उसको, ठीक है। तलवार वगैरह का चित्र नहीं मिलता है यहाँ पर, प्रकृति के ज़्यादातर चित्र दिखाए जाते हैं। इस प्रकार लोग कह देते हैं कि प्रकृति की और इसके अलावा मातृ देवी की पूजा की जाती थी। अब एक आता है आद्य शिव। देखिए ये लोग, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आद्य शिव यानी शिव का बहुत ही पुराना अवतार, ठीक है, बहुत ही पुराना रूप। इसका निष्कर्ष कैसे निकला? इसका निष्कर्ष निकला क्योंकि एक लिंग के समान हम लोग को एक चित्र में वो मिला है, मूर्ति टाइप के हम लोग समझ सकते हैं कि वो छोटा सा गोल गोल मिला है, वो लिंग टाइप का था। तो इसमें माना जाता है कि ये, अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि ये शिव जी की लिंग के रूप में पूजा जाता होगा, ठीक है। और भी साक्ष्य हैं, परंतु इतने से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल इतना ही है। अब हम लोग जो आखिरी टॉपिक है आज का हमारा, और उसके बाद में ट्रिक के माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि वो याद कराने वाला हूँ, तो वो ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इस यहाँ पर वाणिज्य व्यवस्था कैसी थी। वाणिज्य व्यवस्था के संदर्भ में शायद मैं नोट्स में लाया जी, बिल्कुल। देखिए मोहरें और मुद्रांकन का प्रयोग भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता था। देखिए व्यापार जो था या वाणिज्य जो था, वाणिज्य के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, व्यापार संचार सब कुछ आता है। तो व्यापार जो था वो काफ़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में था, और यहाँ पर व्यापार के लिए काफ़ी, हालांकि संघ वगैरह या कोई जो ऑर्गेनाइजेशन था वो नहीं था, उसके बावजूद भी किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी आप ये देखिए।
मोहरें मुद्रांकन का प्रयोग भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता था। यानी कि क्या करते थे, कोई सामान भेजा था, उसके साथ में उसको गीली मिट्टी से लगा दिया गया और उस पर एक मोहर लगा दी गई, ठीक है। तो मोहर को अगर आप निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये उससे पहले सामान छुआ गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा था। उदाहरण के लिए आपको ये सब कुछ लिखा हुआ है आगे। मोहर की छाप में कोई परिवर्तन आएगा तो समझ में आ जाएगा, साथ ही भेजने की पहचान का भी पता चलता था कि इस इंसान के माध्यम से भेज रहे हैं। अगर कोई दूसरा लेकर पहुंचता है तो समझ जाइए कि ये जो पदार्थ है ये दूसरे के द्वारा भेजा जाना था और ये दूसरे के हाथों पहुंच गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं टेलीग्राम पर 17-18 लोग जुड़े हैं जैसे मैंने बताया, वहाँ पर आप भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो, आप देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैंने बताया। मोहन ने स्नान किया और अंत में मातृ देवी की मूर्ति को दे दिया। कहाँ दे दिया पता नहीं, लेकिन ये आपको ये ट्रिक से याद करना है। मोहन ने स्नान किया और अंत में मातृ देवी की मूर्ति को दे दिया। स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, अन्नागार, ठीक है, और मातृ देवी की मूर्ति भी वहीं से मिली है। फिर दूसरा है काली चूड़ियों को अग्नि वेदिका के साथ जूते हुए खेत में फेंक दिया, ठीक है। काली चूड़ियों को यानी कालीबंगन में चूड़ियों को अग्नि वेदिका यानी कि हवन कुंड के साथ जूते हुए खेत में फेंक दिया। ये सब आपको रटना पड़ेगा, बहुत आसानी से रट जाएगा, पढ़िएगा ये। और इसके बाद है नीचे वो लोथल के बारे में दिया हुआ, गोल जो बनाया हुआ ये यानी शहर है, ठीक है। चनहुदड़ो के बारे में लिखा हुआ है। चंदू ने कुत्ते और बिल्ली को जलाकर कपाल व ईंट को गाड़ी में रखा। ये काफ़ी इसमें ट्रिकी है और आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा आए गए हैं। देखिए चनहुदड़ो में कुत्ते और बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते और बिल्ली को आपस में दौड़ते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो कुत्ते और बिल्ली के साक्ष्य मिले और जलाकर कपाल व ईंट, ठीक है। जले हुए कपाल यानी कि खोपड़ी के चित्र मिलते हैं, वहां से मतलब साक्ष्य मिलते हैं। ईंट के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि बढ़िया वाली ईंटें, यानी कालीबंगन से भी मिली है, यहाँ से भी मिली है, ठीक है। और गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी के भी साक्ष्य चनहुदड़ो से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, आपको याद कर लेना है आराम से। ये लो धान और बाजरा की भूसी का खिलौना, मोहर लगाओ और घोड़े की समाधियों को शतरंज के पक्के रंग के पात्र में डाल दो, ठीक है। ये आपको पूरा याद कर लेना है। तो देखिए लोथल से क्या मिला है, धान और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, खिलौना मिला है, ठीक है। ठीक है, मोहर के काफी ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, मंड मूर्तियां, घोड़े की मूर्तियां मिलती हैं, समाधि, युगल समाधि, जिसके माध्यम से लोग ये बताते हैं कि शायद सती प्रथा भी वहां पर व्याप्त रही होगी, ठीक है। युगल यानी कि जोड़े में जो 2 लोग मिले हैं, ठीक है, मतलब गाड़े गए, ठीक है। फिर उसके बाद है शतरंज के साथ। शतरंज जैसा एक खेल जो था मनोरंजन के लिए सामान्यतः यूज किया जाता होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो शतरंज के साथ पक्के रंग के पात्र में, मतलब पक्के रंग का पात्र जो था यानी कि पक्के रंग का प्रयोग किया गया था उस समय पर, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो उसकी भी बात की गई है, तो ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही आसान है, ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। उसके अलावा मैंने कुछ ऊपर में दिया है, मोहन ने चंदू को सीधे कूट दिया। ये ट्रिक मैंने कहीं से पढ़ी ही थी। मोहन ने चंदू को, नीचे वाली कुछ मैंने खुद बनाई, बाकी तो मैंने पढ़ी ही है। मोहन ने चंदू को सीधे कूट दिया, ठीक है। तो कोट डीजी मोहनजोदड़ो, चंदू और सिंधु। देखिए यहाँ पर मोहन ने चंदू को सीधे कूट दिया, सिंधु आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो जो है चंदुदड़ो और सीधे कूट दिया, कोट डीजी, ठीक है। कोट डीजी आपको मैं अभी सारे ये जगह हैं ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंधु नदी पर है, ठीक है। भोलो यानी कि भोगवा नदी पर लोथल है, ठीक है। रोपड़ जो है सतलज पर है, रोस, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। बैंगन घर में है, कालीबंगन घग्गर, ठीक है, घर से घग्गर, बैंगन कालीबंगन, ठीक है, याद रखना है। चादर को रंग दो, रंगपुर और मादर रिवर पर है, चादर मादर ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। मादर को रंग दो ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मादर को रंग दो या चादर को रंग दो, इससे मादर नदी जो है वो रंगपुर जो क्षेत्र है मैं बता देता हूँ अभी। अब सब कुछ आपको मैप में दिखाने वाला हूँ मैं, सॉरी बिल्कुल 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, इसको मैं दिखाना चाह रहा था, सॉरी। हाँ, बस ये देखिएगा, ये मैं दिखाना चाह रहा था। देखिए सबसे पहले जो प्रमुख क्षेत्र हैं सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कालीबंगन आप देख रहे हैं, पहले मैं भारत के बताऊंगा फिर पाकिस्तान। देखिए पहले पाकिस्तान के मैं बता देता हूँ। देखिए हड़प्पा जो है वो आप देख रहे हैं नीचे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कल भी कि ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के, जिसको पहले मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता था। और ये किस राज्य में है, पंजाब राज्य में, भारत के नहीं पाकिस्तान वाले पंजाब राज्य में, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो आ जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लड़काना जिले में, ठीक है।
ये याद रखना है आपको, ये दोनों। फिर चनहुदड़ो है यहाँ पर, ये भी सिंध में ही है, ठीक है, तो चनहुदड़ो आपको याद रखना है। ये पाकिस्तान के 3 प्रमुख शहर हैं, आपको इतना ही याद रखना है। कोट डीजी पूछा जाता है, वो तो वही पाकिस्तान में ही है और यहीं पर मोहनजोदड़ो के ही पास में है, ठीक है, आप लगा सकते हैं आराम से ट्रिक, ठीक है। फिर अब भारत के क्षेत्र आते हैं। भारत के क्षेत्र कई बार मैप में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का तो मैं देखता ही रहता हूँ पेपर, तो उसमें पता ही है मुझे, ठीक है। तो धौलावीरा देखिए कहाँ पर है, ये आपको याद कर लेने हैं, बिल्कुल देख लेना है और एक बार में समझ जाएंगे आप, ठीक है। धौलावीरा, लोथल आप देख रहे हैं, रंगपुर, ये सब गुजरात में है, ठीक है। धौलावीरा कई बार पूछा जाता है कि किस राज्य, वो किस जिले में है गुजरात के, तो कच्छ जिले में, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो लोथल और रंगपुर, ठीक है। कालीबंगन देखिए आप कहाँ पर है, कालीबंगन ऊपर की तरफ राजस्थान में है। फिर बनावली हरियाणा में है, ठीक है। रोपड़ कहाँ पर है, तो ये रोपड़ जो है ये पंजाब में है, ठीक है। और मांडा जो है वो भारतीय जम्मू कश्मीर में है, यानी कि पीओके में नहीं है, आईओके जो से पाकिस्तान बोलता है, और हमारा जो प्यारा सा जम्मू कश्मीर है उसमें है मांडा, ये आखिरी जगह है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। और ये पूछा गया था एक बार बिहार बोर्ड में, तभी मैंने लिख दिया, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मांडा जो है वो भारतीय जम्मू कश्मीर में है और बिल्कुल बॉर्डर पर है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही मुझे लगता है मैप में रखना चाहिए। हालांकि आपको ये समझते रहना होगा कि इतिहास का पर्सपेक्टिव क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास को हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास में एक चीज़ के 4 मतलब होते हैं और सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, तो ह्यूमैनिटीज़ का ये सिद्धांत ही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आगे एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी आएंगे, तो ये जो लेसन है वो लगभग 5 वीडियोस में कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि जो ये चैप्टर है उसका मुझे कुछ भी मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।